संसद में चर्चा होगी। शेप में या यू शेप में हो जाए। कोई भी ऐसा काम नहीं होने देते थे जिसमें हिंसा हो। तो हमारी इंटेस्टाइन में एक गट बैक्टीरिया होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन डायरेक्शन एकेडमी। यूपीएससी 1000 सीरीज में आज हम इकोनॉमी के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक पैटर्न होता है। जैसे कि आप ज्योग्राफी में जब तक कॉन्सेप्ट ना जान लें तब तक उसके क्वेश्चन करना टफ होता है। जैसे कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री में अगर आपको कोई घटना किसी घटना के बारे में पूछा गया है और आपको उसका कारण ना पता हो तो उसको डील करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस डील करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? सबसे पहले घटना, फिर उसका कारण और उसके पीछे की घटना। इस तरह से एक सीक्वेंस होता है हिस्ट्री में। उसी तरह इकोनॉमी में क्या है, मैंने आपके यूपीएसआई का क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न देखा कि यूपीएसआई में इकोनॉमी में कुछ उनके फेवरेट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। तो एक क्वेश्चन से मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन भी गया है एक टॉपिक से। तो उसी में से एक टॉपिक है आपका एफडीआई, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो आज हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके यूपीएसआई में, वो हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश निषिद्ध है? मतलब कि एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर निषिद्ध है, मतलब कि अलाउड नहीं है 100% एफडीआई। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? विमान सेवा उद्योग, तंबाकू उद्योग, रेलवे और रक्षा उद्योग, रक्षा क्षेत्र। सबसे पहले हम देखें कि एफडीआई होता क्या है। चलिए, एफडीआई किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है ना। एक देश की कंपनी या एक दूसरे देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में निवेश करे तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा, ये आपका करंट का है टॉपिक। ये अगर इकोनॉमी में हो सकता है कि करंट में पूछे, तो क्या है, 26% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 49% तक कर दी गई है। किसमें? डिफेंस में। और साथ ही साथ ये भी करंट का है कि क्या है, रेलवे के ढांचागत क्षेत्र में जो स्ट्रक्चरल रीजन है ना, फील्ड है, उसमें रेलवे के ढांचागत क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो ये दो हमारे एफडीआई से रिलेटेड दो करंट के अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फैक्ट है, इनफैक्ट फैक्ट है, इसको आप बिल्कुल याद रखिए कि रक्षा क्षेत्र में एफडीआई 26% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 26 से 49 कर दी गई है। और रेलवे में स्ट्रक्चरल में कितनी कर दी गई है? 100% कर दी गई है। ठीक है, अब इसको घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है एग्जाम में कि रेलवे में 100% एफडीआई कर दी गई है। अगर ब्रैकेट में ढांचागत लिखा है तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज भी 100% में ही आप टिक करके आएंगे। ठीक है, रक्षा क्षेत्र में 100% की एफडीआई है? नहीं, रक्षा क्षेत्र में 100% की एफडीआई नहीं है, बल्कि कुछ बढ़ाई गई है। कितनी? 26 से 49 बढ़ाई गई है। ठीक है, अब भारत में निवेश, एफडीआई जानने के पहले, एफडीआई पढ़ने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में निवेश कैसा होता है ना, उसमें कैसे मंजूरी मिलती है हमें। अगर हमें किसी दूसरे देश में निवेश करना है या फिर किसी दूसरे देश को भारत में निवेश करना है तो उसकी मंजूरी कौन देता है? ठीक है, तो इसके बेसिकली 2 तरीके होते हैं मंजूरी प्राप्त करने के। एक तो होता है कि आप ऑटोनॉमस एक रूट होता है ना, ऑटोमेटिक रूट भी कहते हैं जिसको। दूसरा रूट होता है सरकार के माध्यम से, गवर्नमेंट रूट। तो जो ऑटोमेटिक रूट है, स्वतः रूट या भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से किया जाता है, आरबीआई के थ्रू होता है। इसको क्या कहते हैं?
तो ऑटोमेटिक रूट को एक और कहते हैं क्या, मुंबई रूट। कौन सा रूट? ऑटोमेटिक रूट मुंबई रूट कहलाता है, ठीक है। और सरकार के माध्यम से जो विदेशी निवेश होता है वो क्या कहलाता है, दिल्ली रूट कहलाता है। दिल्ली रूट। तो जो मुंबई रूट है उसके माध्यम से निवेश करना ज़्यादा आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि उसमें किसी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। आप आरबीआई में जाइए, वहाँ एक एप्लीकेशन डाल दीजिए कि हम आपके कंट्री में निवेश करना चाहते हैं, बस इतना ही करना होता है। लेकिन दिल्ली रूट में सरकार के माध्यम से या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के माध्यम से हमें अनुमति लेनी पड़ती है, जो कि काफ़ी लंबा रास्ता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि भारत में निवेश कितने तरीके से होता है, मंजूरी कैसे मिलती है। दो तरीके से मंजूरी मिलती है निवेश के लिए। एक होता है ऑटोमेटिक रूट या इसको स्वतः रूट भी कहते हैं, जो कि आरबीआई के माध्यम से होता है। मुंबई रूट के नाम से भी जाना जाता है। ये बिजनेस लैंग्वेज में यूज़ की जाती है कि मुंबई रूट से किया है कि दिल्ली रूट से किया है ना। दूसरा रूट क्या होता है, गवर्नमेंट रूट होता है, जिसमें कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के माध्यम से या सरकार के माध्यम से इसमें अनुमति लेनी पड़ती है। इसमें पूर्व अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें पूर्व अनुमति की या पूर्व अनुमोदन की ज़रूरत होती है। चलिए, अब विदेशी निवेश के प्रकार किस टाइप के कितने होते हैं? विदेशी निवेश के अलग अलग तरीके से निवेश किया जा सकता है ना। तो इसमें दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है एफडीआई, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। दूसरा है एफपीआई, मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो विदेशी निवेश के कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार हो गए, एक एफडीआई और एक एफपीआई, ठीक है। इसके पहले जो हमने पढ़ा वो भी आपको याद रखना है कि दो तरीके से मंजूरी मिलती है विदेशी निवेश को, एक ऑटोमेटिक रूट, दूसरा गवर्नमेंट रूट। अब एफडीआई, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी दो तरह का होता है ना। एक होता है ग्रीनफील्ड निवेश और दूसरा होता है ये पोर्टफोलियो निवेश। इन सब के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक ये लेआउट है कि हमें एफडीआई में बेसिकली जानना क्या क्या है, ठीक है। तो अभी तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हम आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ये चीज़ें भी क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम आते हैं किसमें, विदेशी में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में। विदेशी निवेश के प्रकार क्या हैं बताया मैंने आपको, एफडीआई और एफपीआई। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्यों अच्छा होता है? हर देश चाहता है कि उसके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो। क्यों? क्योंकि ये देश में एक स्थायी निवेश होता है। स्थायी निवेश कैसे? कि दूसरे देश की कंपनी आएगी, यहाँ कारखाने इस्टेब्लिश करेगी, हमारे यहाँ रोजगार उत्पन्न होगा, है ना, बेरोजगारी दूर होगी और हमारे यहाँ विकास होगा, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा, इसलिए एफडीआई को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि जिस देश में ज़्यादा एफडीआई होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ प्रोग्रेस बहुत जल्दी होता है ना, विकास की दर जो है वो बढ़ जाती है। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है ये देखिए। सबसे पहले देश में स्थायी निवेश इसको माना जाता है, इसलिए सरकारें भी कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थायी निवेश हमारे यहाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई हो। इसके लिए हम आगे देखते जाते हैं कि सरकारें भी कैसे कैसे कदम उठाती हैं, ठीक है, क्या क्या कदम उठाती हैं। एफडीआई के तहत एक न्यूनतम राशि या निर्धारित राशि के अलावा भी निवेश किया जा सकता है, ठीक है। एफडीआई जैसे कि कोई कंपनी आई है, गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई यहाँ 50 करोड़ एटलीस्ट आपको निवेश करना है। अगर कोई कंपनी इस्टेब्लिश कर रही है, उसको अपनी सर्विसेज अच्छी करनी है, तो हो सकता है कि वो 50 करोड़ से भी ज़्यादा का निवेश करे यहाँ। क्यों? क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो लाभ कमाने के लिए हो रहा है। दूसरी कंपनी कोई आ रही है तो उसको भी लाभ कमाना है यहाँ, है ना, इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो
एक तो यह है कि इसमें मिनिमम से ज़्यादा भी, एक जो निर्धारित राशि होती है उससे ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ठीक है, यह एक स्थायी निवेश होता है, पढ़ लिया हमने। दूसरी बात क्या है, इसकी खासियत क्या है, यह लंबे समय के लिए निवेश होता है। अगर कोई यहाँ विदेशी कंपनी आ रही है और यहाँ अपना पैसा लगा रही है, तो वो चाहेगी कि लंबे समय तक अपने पैसे से प्रॉफिट अर्न करे, है ना। तो एफडीआई एक लंबा निवेश होता है। अच्छा, एफडीआई को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग जिम्मेदार होता है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग करते क्या है, तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि हर सरकार अपने यहाँ नई नई पॉलिसीज़ लाती हैं एफडीआई को बढ़ाने के लिए। तो एफडीआई को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ क्या, कौन सा विभाग है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। ये क्या करता है, मीडिया में गलत बातें जाने से रोकता है। विदेशियों को बताता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बताता है कि नहीं, हमारे देश का माहौल बहुत अच्छा है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ करप्शन नहीं है ना, हमारे यहाँ काला बाजारी नहीं होती है, और आपके लिए बहुत ईज ऑफ डूइंग होगा बिजनेस करना, है ना। इस तरह के से माहौल बनाते हैं, ये प्रोत्साहित करते हैं दूसरे सामने वाली जो बिजनेस जिनको करना है हमारे यहाँ, उनको प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो एफडीआई में बहुत बड़ा रोल मीडिया का भी होता है कि अगर मीडिया हमारे देश की छवि खराब करती है और दंगों को बार बार दिखाना, या फिर जो बातें नहीं हुई हैं उन बातों को बार बार मीडिया में दिखाना, इससे भी एफडीआई पर फर्क पड़ता है ना। तो एफडीआई में मीडिया का भी रोल होता है, और मीडिया में अच्छी बातें भेजना किसका काम है यहाँ पर, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। किसके लिए, एफडीआई ज़्यादा लाने के लिए। ठीक है, चलिए, एफडीआई क्लियर हो गया होगा आप सबको। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, एफपीआई। एफपीआई क्या है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। इसे अस्थायी निवेश कहा जाता है। क्यों अस्थायी निवेश कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो निवेश होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है ना। प्रत्यक्ष का मतलब है कि कोई कंपनी आ रही है तो कारखाने में, या फिर जो टेंजिबल चीज़ें हैं, टेंजिबल मतलब कि जो दिख सकती हैं, उसमें निवेश नहीं करती है। किस में निवेश करती है फिर, प्रतिभूति में निवेश करती है, डिबेंचर्स में निवेश करती है, शेयर मार्केट में निवेश करती है। ठीक है, इसमें निवेश की कोई निश्चित सीमा या न्यूनतम राशि नहीं होती है। कितना भी आप अगर देखिए, जैसे मार्केट अप रहता है या फिर शेयर मार्केट का रेट ज़्यादा रहता है, तो हो सकता है कि एफपीआई के माध्यम से विदेशी कंपनियां यहाँ निवेश करें। जैसे ही अगर प्रॉफिट वाला माहौल है तो निवेश करके अपना प्रॉफिट लेके चली जाएंगी यहाँ से। ठीक है, जैसे ही उनको लगा कि हाँ अब मार्केट डाउन हो रहा है, तो वो अपना पैसा मार्केट से खींच लेती हैं। इसलिए इसमें किसी न्यूनतम राशि की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कि एक निर्धारित राशि, इसमें निर्धारित राशि का निर्धारण नहीं होता, निश्चित राशि का निर्धारण। लेकिन हमने देखा था कि विदेशी, मतलब कि इसमें एफडीआई में एक निश्चित राशि ज़रूरी होती है ना, इससे ऊपर ही करते हैं। एक मिनिमम राशि की रिक्वायरमेंट एफडीआई में होती है, लेकिन एफपीआई में मिनिमम राशि की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसीलिए इसे हॉट करेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, हॉट करेंसी क्यों, अगर मार्केट अप है तब आपने यहाँ से प्रॉफिट कमाया, और मार्केट डाउन होने लगा तो आपने अपना पैसा खींच लिया, इसलिए इसको हॉट करेंसी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि कभी भी, मैंने बताया आपको, निवेश को कभी भी निकाला जा सकता है इसमें से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखिए, इसमें हर एक लाइन में एक एक क्वेश्चन बन सकता है ना। मैं आपको बताऊंगी आगे। देखिए, जैसे कि ये भी एक एग्जाम में पूछा गया है, आपके यूपीएसआई में ही पूछा गया है। ये हॉट करेंसी से क्या अर्थ है, ठीक है, किसे कहते हैं। ठीक है, स्थायी निवेश किसे कहते हैं, अस्थायी निवेश किसे कहते हैं। तो हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ जा रहे हैं, इसको समझते हुए जाइए। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा और पूछ सकते हैं। चलिए, हमने एफडीआई, हमने विदेशी निवेश के प्रकार पढ़े। अभी क्या पढ़ा, एफडीआई पढ़ा और एफपीआई पढ़ा। अब एफडीआई के भी मैंने बताया था कि दो प्रकार होते हैं। कौन से, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके तहत दूसरे देश में नई कंपनी स्थापित की जाती है। मतलब कि एक फ्रेश बिजनेस स्टार्ट किया जाता है ना। कि जैसे कि कोई कार है,
मर्सिडीज बेंच है, वो अपनी कंपनी यहाँ स्थापित करना चाह रही है, तो वहाँ क्या, तो यहाँ क्या करेगी, कारखाने लगाएगी, नए नए अपने नई नई मशीनें लेके आएगी और अपने आसपास कुछ रहने लायक एरिया बनाएगी, है ना, सेज का निर्माण करेगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसा माहौल बनाएगी वहाँ। तो ये क्या हुआ, एक ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश तरीके से किया जा रहा है, बिल्कुल नए तरीके से। सबसे पहले ज़मीन अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव पारित करेगी, गवर्नमेंट लेके आएगी कि हमें इतनी ज़मीन चाहिए, गवर्नमेंट को देगी, फिर गवर्नमेंट उनको लैंड देगी, है ना, इस तरह से शुरुआत होती है। बहुत सारे हमारे एफडीआई भूमि अधिग्रहण के मामले में भी रुके हुए हैं, ये टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल शुरुआत से होता है। मतलब भूमि अधिग्रहण से लेकर फिर वहाँ पर कितने लोगों को हायर करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, बिल्कुल फ्रेश। ठीक है, तो ये होता है क्या, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसके तहत किसी भी विदेशी कंपनी के शेयर खरीद लिए जाते हैं या उसके स्वामित्व वाले विदेशी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, कोई कंपनी हमारे यहाँ पहले से रन कर रही है, जैसे कि रिलायंस, आप सब जानते हैं। रिलायंस का कुछ शेयर अगर या फिर कुछ कंपनी, मतलब कंपनी का कुछ हिस्सा अगर कोई फॉरेन कंपनी खरीद लेती है, तो वो क्या कहलाएगा, पोर्टफोलियो निवेश, है ना। जैसे कि इजी डे का अधिग्रहण रिलायंस ने कर लिया, ठीक है, तो उसके कुछ परसेंटेज खरीद लिए या फिर हो सकता है कि पूरा अधिग्रहण ही कर लिया, तो उसमें अपने कुछ नियम और शर्तें चेंज करके वो कंपनी उसी तरह से रन करती जाएगी। तो ये क्या होता है, पोर्टफोलियो निवेश, है ना, जो कि पहले से ही कंपनी है, उसमें विदेशी कंपनी ने क्या किया, कुछ शेयर खरीद लिए या उसके स्वामित्व वाले विदेशी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया गया हो। कुल मिलाकर कुछ परसेंटेज में उसका विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण हो जाए। तो यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ 100% इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किसमें, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में। ठीक, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में पहले से ही कोई स्टैब्लिश कंपनी है, उसके शेयर खरीदे जा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ये होप सो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज है। अब एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है आप इसको डील करने में सक्षम होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एफडीआई के लिए कौन कौन सा क्षेत्र निषिद्ध है। तो देखिए निषिद्ध कौन कौन से क्षेत्र हैं, मतलब कि जहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अनुमति नहीं दी गई है। बेसिकली वैसे क्षेत्र प्रतिबंधित होते हैं जिसमें हमारी संप्रभुता को खतरा होता है, जैसे कि रक्षा क्षेत्र में या परमाणु क्षेत्र में, है ना। रक्षा क्षेत्र में भी मैंने बताया आपको 26 से सिर्फ 49% की गई है, लेकिन परमाणु क्षेत्र है, इसमें बिल्कुल कभी भी आप देखेंगे इन फ्यूचर भी कभी भी एफडीआई नहीं आएगा, है ना। अब एक्सेप्शन कुछ हो जाए तो बात अलग है, बट ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। लॉटरी व्यापार, जुआ और सट्टेबाजी, चिट फंड का कारोबार, निधि कंपनी, हस्तांतरित विकास अधिकार में ट्रेडिंग, ठीक है, क्या है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये राइट्स होते हैं ये, इसमें भी एफडीआई नहीं हो सकती है। और किसमें नहीं हो सकती है, सिगार, सिगरेट, तंबाकू या इसके वैकल्पिक वस्तुओं के विनिर्माण में। आपके क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा तो ऑप्शन में तंबाकू था, तंबाकू उद्योग, है ना। तो ये एक निषिद्ध क्षेत्र है एफडीआई के लिए। आगे क्या है, परमाणु ऊर्जा और रेल परिचालन, ठीक है। रेल परिचालन में भी नहीं है। हमने रेलवे में देखा था एफडीआई का परसेंटेज, तो वो स्ट्रक्चरल में है, ठीक है, रेल परिचालन में नहीं है एफडीआई। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। पहला आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश निषिद्ध है। तो हमने देखा निषिद्ध क्षेत्रों में कौन सा है, तंबाकू उद्योग, है ना, बिल्कुल निषिद्ध है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, तंबाकू उद्योग, ठीक है। तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या है। सबसे पहले हमने देखा एफडीआई क्या है, उसमें देखा कि दो करंट के इशू हैं। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ा दी गई है, 26% से 49% कर दी गई है। रेलवे में अभी हमने रेलवे परिचालन और रेलवे का ढांचागत क्षेत्र, दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है।
ढांचागत क्षेत्र में कितनी है एफडीआई? 100% कर दी गई है। इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा कि रेलवे में वो, वैसे अगर आपके एग्जाम में आता है तो वो प्रॉपर कैटेगराइज करके पूछेगा कि रेलवे में ढांचागत क्षेत्र में 100% एफडीआई है। चलिए, ये हो गया। फिर हमने क्या देखा था कि भारत में निवेश के लिए मंजूरी कैसे मिलती है। 2 रूट होते हैं, एक मुंबई रूट और दिल्ली रूट। मुंबई रूट को ऑटोमेटिक रूट कहते हैं और दिल्ली रूट को क्या कहते हैं? गवर्नमेंट रूट, या इसके लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के माध्यम से किया जाता है ये। ठीक है, चलिए अब विदेशी निवेश के प्रकार क्या क्या थे? एफडीआई और एफपीआई। ठीक है, तो एफडीआई में हमने देखा ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में हमने देखा था कि जो एकदम फ्रेश इन्वेस्टमेंट होता है, बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट होता है, तो वो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हमने देखा कि पहले से ही कोई कंपनी यहाँ है, इस्टेब्लिश है, उसमें से कुछ शेयर आपने ले लिए या फिर कुछ उसमें से स्वामित्व अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, ये हो गया। एफडीआई क्या है? एफडीआई एक स्थायी निवेश माना जाता है, जबकि एफपीआई एक अस्थायी निवेश माना जाता है। क्यों अस्थायी निवेश माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो प्रतिभूति में, बॉन्ड में, शेयर में, इस तरह से शेयर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिसको मार्केट अप होने पर लगाया जाता है और डल होने पर निकाल लिया जाता है। इसलिए इसको हॉट करेंसी भी कहा जाता है, हॉट करेंसी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफडीआई एक स्थायी इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि यहाँ, और ये अच्छा क्यों माना जाता है एफडीआई? क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ भी रोजगार और बहुत सारी चीज़ों का, नए चीज़ों का निवेश होता है। टेक्नोलॉजी, रोजगार, है ना, विकास, बहुत सारी चीज़ें इससे आती हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे एफडीआई किस पर डिपेंड करती है? राजनीति, मीडिया और हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उस पर डिपेंड करती है कि अगर हमारे यहाँ एफडीआई पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, सरल हैं, जिससे कि विदेशी निवेश करने में हिचकिचाएँ नहीं, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, इजी हो, लिबरल हो, उस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एफडीआई के लिए कौन जिम्मेदार होता है? राजनीतिक परिस्थितियाँ, मीडिया, ठीक है, या फिर जो हम नीति निर्माण बनाते हैं वो, तो सारा कुछ इसके लिए जिम्मेदार होता है। आगे चलते हैं। यहाँ थे हम। तो यहाँ तक हमने देखा। अब देखा हमने विदेशी निवेश के प्रकार, एफडीआई, एफपीआई में डिफरेंस बता दिया मैंने आपको। चलिए, एफडीआई क्या होता है? ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, क्या क्या निषिद्ध है ये हमने देख लिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक देश जहां निजी सदस्य या संगठन, कहाँ गया? एक देश जहां निजी सदस्य या संगठन देश के बैंक में राशि जमा करते हैं या देश के शेयर या बॉन्ड बाजारों में खरीदारी करते हैं, वहां पूंजी की प्रविष्टि को डैश 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 कहा जाता है। ठीक है, ये कब पूछा गया था? यूपीएसआई 22 दिसंबर वाले एग्जाम में पेपर में पूछा गया था। इसके ऑप्शन देखिए, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश सूची निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, निजी क्षेत्र निवेश, सार्वजनिक क्षेत्र निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो मैंने आपको बताया था निवेश 2 तरह से होता है, एफडीआई और एफपीआई। तो देखिए, एफपीआई के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, है ना। क्यों विदेशी पोर्टफोलियो निवेश होगा? मैंने आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है। कहाँ ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? शेयर में, बॉन्ड में, बॉन्ड बाजारों में, यहाँ पे, जो कि एक हॉट करेंसी के रूप में होगा, कभी भी निकाल सकते हैं। तो उसको कौन सा इन्वेस्टमेंट कहेंगे? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ने से आपके क्वेश्चंस कितने जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी कब शुरू हो सकती है? ए,
मतलब कि एफडीआई आपके यहाँ जो इन्वेस्टमेंट किया है किसी कंपनी ने, वो यहाँ से निकलना कब शुरू हो सकता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ए है जब व्यापार उदारीकरण और औद्योगिक विनिमय संभव नहीं होते हैं। ठीक है, जब घरेलू निवेश का कारोबार में प्रमुख होता है, जब घरेलू निवेश कारोबार में प्रमुख होता है। व्यापार चक्र के अंत में जब कंपनियां विदेशों में उनकी संपत्ति का विस्तार करने की कोशिश करती हैं। डी है जब ब्याज दर और निवेश के अवसर अधिक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है। ब्याज दर अगर यहाँ अधिक होगा, जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी हमारे यहाँ निवेश करना चाह रही है, लेकिन हमारे यहाँ ब्याज दर बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, हर सामान उनको महंगा पड़ेगा। कंपनियां मतलब जो एफडीआई जो होता है वहाँ करेंगी ना कोई कंपनी जहाँ उसको लगेगा कि हाँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉफिट होगा। एफडीआई है क्या, बेसिकली एक बिजनेस है जो हम कहीं बाहर जाके करते हैं, है ना। तो बाहर वाला हमारे यहाँ कर रहा है तो वो क्या हुआ, एफडीआई हो गया। ठीक है, तो उसको ब्याज दर अगर ज़्यादा होगी तो फिर वो क्यों हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, सारी चीज़ें क्योंकि महंगी होंगी, फिर संरचना बनाने में उसको महंगाई होगी, लेबर महंगी हो जाएगी, उसका सामान महंगा हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे, है ना। तो जैसे मैंने बताया आपको, एफडीआई के लिए गवर्नमेंट की नीतियाँ, मतलब कि पॉलिसीज़, मीडिया, राजनीतिक परिस्थितियाँ सब जिम्मेदार होती हैं। तो वही एक पूछा गया है, देखिए कि जब व्यापार उदारीकरण और औद्योगिक विनिमय संभव नहीं होते हैं, तब विदेशी कंपनियां क्या करेंगी, यहाँ से भाग जाएंगी कि भाई यहाँ तो बिजनेस नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ लिबरलाइजेशन नहीं है, औद्योगिक एक्सचेंज अच्छा नहीं है यहाँ पर, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या शामिल है। अब यहाँ देखिए आप, प्रत्यक्ष का क्या मतलब है, डायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट निवेश में क्या शामिल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन, मूर्त वस्तुएं टेंजिबल गुड्स, अमूर्त वस्तुएं इंटेंजिबल गुड्स। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब ही यही होता है कि टेंजिबल इन्वेस्टमेंट, है ना, मतलब कि मूर्त वस्तुओं का इन्वेस्टमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूर्त वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र औद्योगिक नीति, नीति गलत लिखा हुआ है क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी भी पूछेगा, तो हिंदी में भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, समग्र औद्योगिक नीति और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और उसमें समृद्ध करने के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, है ना, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन सी है भारतीय वाणिज्य और उद्योग चैम्बर संघ, ऑप्शन डी है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन, क्या है, संवर्धन विभाग। तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने आपको बताया कि कौन प्रोत्साहित करता है, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप हमारे यहाँ आइए और बिजनेस करिए, हमारे यहाँ बिजनेस करेंगे तो बहुत प्रॉफिट होगा आपको। तो किसके इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए, आज के लिए इतना ही। मैंने एफडीआई में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं आप उसको प्लीज़ अच्छे से आप पढ़ लीजिए, और आपके सारे क्वेश्चन जो भी हैं एफडीआई में पूछे ही जाते हैं, एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो आप करने में एबल होंगे अब। ठीक है, कोई भी अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। थैंक यू।